इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। वैसे ये चैप्टर वही है पहला वाला, हमने इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया है। उसके दो कारण है, तो चैप्टर बड़ा है, दूसरा चैप्टर थोड़ा सा टफ होता है। मतलब ये वाला टफ तो मैं नहीं कहूँगा, डरना मत, क्योंकि टफ नहीं कहूँगा, पर कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होने, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में तो आपका फॉर्मूले रखने थे, इसमें कॉन्सेप्ट रखने पड़ेंगे समय के साथ, थोड़ी फील ज़्यादा करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप चिंता ना करें उस बात की। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में हमने जैसे फॉर्मूले पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डिस्क, पढ़ेगी नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टू रॉड के लैम्डा बाय डी sin थीटा 1 sin थीटा 2 के लैम्डा बाय डी cos थीटा 2 माइनस, पढ़ेगी नहीं पड़ेगा। q x by r स्क्वायर प्लस x की पावर 3/2 सिग्मा, बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े, वो अपने को याद होने ढंग से। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बराबर QE, फोर्स बराबर फिर डायपोल ऑपोजिट ने पढ़ाया प्लस Q और माइनस Q, और उसमें बहुत सारी चीजें भी आपको पढ़ा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका पोटेंशियल निकलवाएंगे, उसका टॉर्क निकलवाएंगे, टॉर्क बराबर P क्रॉस, वो सब नॉर्मल बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 बिल्कुल वैसा चैप्टर है जैसे कि शुरुआत होगी EMI। क्या मेरी रफ्तार तेज लग रही है, समझ आ रही है? अरे पक्की बात, अरे सोचो, गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 बहुत बेसिक लेक्चर आज का सुने। असलियत में क्या है कि वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिस्से हैं। याद करके अपन ऑप्टिक्स में यहीं से शुरुआत करते हैं, किसके हिस्से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिस्से वास्तविकता में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक वास्तविकता में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी करती है? एनर्जी। क्या कैरी करती है? क्या कैरी करती है? एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती है, और इसके दो बेटे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी कैरी करती है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी का मापदंड कितनी एनर्जी है, वो थोड़ा बहुत प्रयास करा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पढ़ने का। किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। भाई अपने को मोबाइल फोन से सुनाई दे रहा है, या मान लीजिए कि इसका सिग्नल उसमें जा रहा है, उसका सिग्नल इसमें जा रहा है, इसका सिग्नल इसमें एंटीना लगा हुआ छोटा सा, यहाँ पे ये एंटीना है बेसिकली, आजकल छोटे छोटे एंटीना से काम चल जाता है, इससे सिग्नल वहां जा रहा है, ठीक, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अरे यार, जो मैंने बोला उस माइक्रोफोन ने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? वो सिग्नल वहां गए, उसने वापस उसको माइक्रोफोन में कन्वर्ट करा, और उसने मेरी आवाज को लाउड कर एम्पलीफायर लगाकर, क्या लगाकर? एम्पलीफायर। ये माइक्रोफोन है, क्या है? वो वहां पे गया, वो रिसीवर है, वो जो एंटीना लगा हो ना ऊपर, उसने उस सिग्नल को कन्वर्ट करा किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वापस साउंड में। अरे हाँ बोल यार, वो एम्पलीफायर में गया, किसमें गया? और स्पीकर से आपको आवाज, वो जो बड़ा सा डब्बा लगाया हुआ एम्पलीफायर है। क्या मैं उस प्रोसेस को छोड़ता हूं, यहां से लेकर यहां तक गई क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या गई? तो कोई तो एनर्जी थी, कोई तो एनर्जी, वो एनर्जी मतलब भले दिखती नहीं हमें, मोबाइल फोन में हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन में हम एनर्जी दिख थोड़ी रही, पर एनर्जी बहुत सारी एनर्जी जो हमें दिखाई देती और उनमें एनर्जी होती। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की चर्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में करी जाती है कुछ हद तक। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अच्छा सर इसका मतलब जहां जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो कुछ कुछ करती है, वो क्या करती है उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इस बात से मतलब है भाई कितनी निकलती है, कितनी। अब जैसे मान लो मैं आपसे एक बात बोलूं कि इस बोर्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, तो ऐसा समझ कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ ली, पढ़ा दी गई प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? ऐसे से यहाँ भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ा दी वो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ा दी। इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट ऑन, इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव और इन्फिनिटी। दो लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस, ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट, याद है कि भूल गया है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद अब जितनी लाइन, जितना भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उससे जो लाइंस निकल रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नहीं आया? बेसिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। वो जो लाइन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या वो अपने आप में एनर्जी कैरी कर रही है? अगर मैं बोलूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, क्या हर एक लाइन एनर्जी कैरी कर रही है? मैं बोलूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इससे कितनी एनर्जी गिरी, क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि ई का मैग्नीट्यूड कितना है? अरे बोल यस और नो। क्या इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इस बोर्ड का एरिया कितना है? अगर ज्यादा एरिया तो क्या ज्यादा एनर्जी? क्या ई का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो क्या ज्यादा एनर्जी? अरे हाँ ना बोल यार। ओहो अब सोच, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी,
ऐसे के बजाय में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, एनर्जी उतनी गिरी कम गिरी, सोच के बोलो। जीरो। कितनी? तो कितनी एनर्जी गिरी किसी भी सरफेस पर? क्या तीन बातों पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। अरे नहीं आया? इस एनर्जी को नाम जो दिया जाता है इलेक्ट्रिक 2 में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिट्टो सेम जो आज पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं पढ़ाऊंगा EMI में। उसकी सबसे पहली हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चीज? सिर्फ वहां पे लिखाया जाएगा रिप्लेस E बाय B। E इज, B इज मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई यहां ना बोल यार, मुझे जो पढ़ाने वाला हूं 2 चैप्टर के लिए। अच्छा, यानी कि एनर्जी के मापदंड को जानने के लिए एक नई टर्म लाई गई जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? ओहो, जो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड। आवाज यही हाँ ना बोल, कोई बुरे वाली बात नहीं है। ओहो, यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्ञान होना चाहिए। क्या ये ज्ञान हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में ले चुके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की स्केलर, वेक्टर की स्केलर, यूनिट न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स अपॉन क्यू, फोर्स यूनिट, चार्ज यूनिट। क्या न्यूटन पर कूलम होती है? अगर हमें बोला जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब यहाँ पर अगर 1 कूलम चार्ज रख दोगे तो क्या उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगेगा? यही समझते हैं ना हम लोग। मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही फील करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स ऑन 1 न्यूटन, सॉरी फोर्स ऑन 1 कूलम। बोल यस और नो? दैट इज द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं जानता हूँ। क्या मैं एरिया के बारे में जानता हूँ? सोच लो, एरिया वेक्टर स्केलर। तूने पढ़ लिया क्या एरिया? मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ, मुझे क्यों इसमें शक है। एरिया जानते हो तुम लोग? वैसे चैप्टर की शुरुआत 2 चीजों से करनी चाहिए। सबसे पहले लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ चुके हो? दोबारा रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। एक बार जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करा दो। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, टर्मिनेट ऑन। क्या ये ओरिजिनेट इंफिनिटी से भी कर सकती है? क्या टर्मिनेट भी इंफिनिटी पे कर सकती है? क्या टेंजेंट डालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन आती है? क्या इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं? दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट करती कट करेंगी तो एक ही जगह पर 2 डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा। अरे हाँ ना बोल यार, ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती। नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। 1 कूलम से निकलेगी 100 लाइन तो 2 कूलम से निकलेंगी। यहाँ तक की लाइंस की प्रॉपर्टीज क्लियर है? क्योंकि वास्तविकता में हम लाइंस को देख नहीं सकते। अगर देख नहीं सकते हैं तो उसका कोई रूप देना पड़ेगा। रूप दिया गया लाइंस के फॉर्मेट में, और भगवान की तरह, जैसे कि हम बहुत सारे भगवान मानते हैं, पर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करने का एक ही प्रॉपर्टीज है जो भी अभी हमने पढ़ी है। अगर आप सोचो आप किताब के पन्ने खोल रहे हो और खाली पेज आ जाए और नीचे लिखा हो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो क्या आपको बहुत बुरा लगेगा? इसे उसको डिफाइन करने का एक रूप दिया गया जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज, जो कि आपने अभी पढ़ी। ऐसी ही लाइंस की प्रॉपर्टीज आप मैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे। मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस क्या पढ़ोगे? उसकी भी प्रॉपर्टी अपने को याद होनी। क्या जो मैं बोला चमका? कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्ञान पूरा है। बात आती है क्योंकि हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए और एरिया भी, तो लिख लो बेसिक ज्ञान ऑफ एरिया थोड़ी देर। हालांकि मुझे पता है तुम्हें आता है, पर फिर भी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। सो बेसिक ज्ञान ऑफ एरिया। हाँ भाई, बहुत सुंदर है। एरिया वेक्टर स्केलर, वेक्टर स्केलर। ओहो, वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? मान लो एरिया है, एरिया वेक्टर है कि स्केलर है? इसकी डायरेक्शन क्या प्रॉब्लम होती है? सरफेस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कोई भी हो सकती है। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो कोई भी सरफेस, सरफेसेस बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, ओपन और क्लोज्ड। ये कॉमन ज्ञान है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, सेम बात, ओपन और क्लोज्ड। उतार लेना, उतारने की जल्दबाजी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़ के तुम्हें टेंशन मत लो। आपका कोई भरोसा नहीं है? आपका बीवी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसे कैसे यार? मैंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा साला अभी तक।
छोड़ दीजिए सर, नहीं मिल जाएगी, आपकी टेंशन ले रहे हैं। ऐसा भ्रम पालने की जरूरत, बड़ी मुश्किल से एक मिली है। तुमको देखा है साले, तुम्हें सेलेक्ट हो जाओगे तो शायद मिल जाए, बाकी नहीं बीवियां मिलेगी। बताओ तुम लड़कियों, कोई कुछ बोली नहीं, तुम्हारे मन में तो खोट नहीं है कहीं? ताली बजाने वालों का शौक पूरा हुआ है बहुत दिनों बाद। क्या तो दो टाइप की सरफेस, ओपन और क्लोज। ओपन और ओहो भाई, ओपन और ओपन का मतलब ऐसी सरफेस जैसे कि ये प्लेट, डिस्क, ये सब ओपन सरफेसेस हैं। गॉट माय पॉइंट? क्लोज क्या है? स्फीयर। क्या चीज? क्यूब। बोलो क्लियर है? स्फीयर, क्यूब, ये सब। 7 सिलेंडर कीजिए, और भी ट्रेपेजॉइड, पैरेललोपिपेड, नाम सुनना चाह रहा है? और सिलेंडर, चलो मुझे तो पता ही नहीं होगा जैसे सिलेंडर क्या है। तो बेसिकली ये क्लोज सरफेसेस हैं। क्या है? अब असली में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, इसमें कोई शक वाली बात? हाँ भाई, ये बात हमें समझ में आई, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होती है। पर परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस अगर ओपन सरफेस है, क्या है? तो सर इधर लूं कि इधर लूं? कोई भी एक ले लो। टेक वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टेक एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम, नॉट फॉर होल लाइफ। For open surfaces, consider one perpendicular direction as area vector direction. Consider one perpendicular direction as and stick to it for the whole problem. For the whole, not for whole. उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे इस बोर्ड का ऐसे एरिया वेक्टर लिया, बोलो क्लियर? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो E और A में कितना एंगल होगा? 0। तो अगर आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर आंसर तो वो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर आ रही है। कैसे आ रही है? पर अगर किसी बच्चे ने एरिया उधर ले लिया है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर है? उसका आंसर प्लस आएगा माइनस? तब पर माइनस में वो क्या समझेगा कि अभी भी लाइंस बाहर से। बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूं कि एरिया वेक्टर जिधर है, एरिया वेक्टर वो डिसाइड करता है कि आपको पता पड़ेगी एनर्जी किधर से किधर। ऐसा नहीं एक बार सवाल सॉल्व करा तो एरिया वेक्टर इधर, एक बार सवाल सॉल्व करा तो एरिया वेक्टर, तो मतलब बदल जाएगा। इसलिए सिखाया गया कि कंसीडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम, नॉट फॉर होल। अरे गॉट माय पॉइंट? तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या सरफेस दो टाइप की, ओपन और इन ओपन सरफेस कंसीडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल। अरे नहीं आया? नॉट फॉर होल लाइफ। गॉट माय पॉइंट? फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, फॉर देयर इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन, always consider outward normal as a area vector. Always consider, ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? नॉर्मल लेंगे, पर कौन सा? कौन सा? अरे हाँ ना बोलिए, कौन सा? बोलो क्लियर। ऐसे ही अगर अपन अपना ये ले लेंगे, कौन? क्यूब। बोलो क्लियर है क्या? अगर अपन अपना क्यूब ले लें तो इसमें एरिया वेक्टर इधर 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 इधर, इस वाली सरफेस में इधर और इस वाली सरफेस में इधर। जो मैं बोला चमका? कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं, सब लोग सही करेंगे, बिल्कुल सिंपल। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बोलो क्लियर। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसे डिस्क है जिसका रेडियस r है। कितना है? r। बताइए इसका एरिया वेक्टर लिखिए आई कैप जे कैप में। बोलो ठीक है, पूरा मैग्नीट्यूड बोलिए। एरिया वेक्टर क्या लिखूंगा? सब लोग बोलो। जे कैप डायरेक्शन पूरा बोलो ना। पाई r स्क्वायर जे कैप माइनस जे कैप। क्या प्लस जे कैप माइनस जे कैप दोनों लिख सकते हैं? अरे हाँ ना बोल यार। तो प्लस जे कैप या फिर माइनस, जो आपकी इच्छा हो। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। मान लीजिए इस वाले सवाल में मैं ऐसे बोलूं कि आपका ऐसे एक ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ऐसे आपका एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे? 6 6
के कैप माइनस के कैप, क्या दोनों हो सकता है? क्या आपने ऐसे लिया है? कैसे परपेंडिकुलर के कैप होगा? इसके परपेंडिकुलर के कैप, तो भाई साहब ने ऐसे लिख दिया, तो आया 6 के कैप, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? मैं इसमें थोड़े से अच्छे सवाल कर रहा हूँ, पहले बेसिक बात समझ लेते हैं। एरिया वेक्टर की स्केलर वेक्टर, क्या उसकी डायरेक्शन होती है? क्या उसका मैग्नीट्यूड हमेशा, चाहे मंगा तो नहीं पर इतनी गर्मी भी नहीं कहूँ यार, ये डर चल रही है ना, इसका पानी बंद कर दो, ह्यूमिडिटी है अभी, इसमें पानी चलता है ना, पानी वाली मोटर बंद कर दो, पहले बहुत ह्यूमिडिटी है, फैंसी काम चल जाएगा। खैर, उस वाली बिल्डिंग पूरी एयर कंडीशन ठीक है? चलो इस बार मेडिकल वालों के मजे आ रहे हैं, सारी मेडिकल क्लासेस उधर हैं। चल कई लोग कह रहे हैं ले लो 10,000। चलिए खैर, तुम्हें क्या कहते हो? हाँ, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, कोई बुरे वाली बात? फटाफट यहाँ तक उतार के लिखा रहा हूँ, जल्दी से, रफ्तार देख पागल हो जाते हैं आज। हाँ, बता लिया गया? लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एरिया वेक्टर, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, direction of area vector is always perpendicular to the surface, direction of area vector is always perpendicular to the surface। next लिखिए, for open surfaces, for open surfaces, for open surfaces consider one perpendicular direction as area vector direction, for open surfaces consider one direction as area vector direction and stick to it for the whole problem, and stick to it for the whole problem, not for whole life, and stick to it for the whole problem, not for whole life। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे टाइम पास है, and stick to it for the whole problem। next लिखिए, next लिखिए, for closed surfaces, for closed surfaces always outward normal will be considered as area vector, for closed surfaces, for closed surfaces outward normal will always be considered as, outward normal will always be considered as area vector, outward normal will always be considered as area vector। got my point? वो एरिया लिख दिया तुमने, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका एरिया लिख के बताओ। देखो मैथ से ही थोड़ी देर मैथ पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको वापस अपने इलेक्ट्रिसिटी 2 में आ जाएंगे। एक्स वाई जेड बोलो क्लियर? मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि आपका ऐसे एक रेक्टेंगल है, समझना कैसे है, समझ आ रहा है कैसे है? 3D में समझ आ रहा है? अरे हाँ ना बोले यार। मान लो कि एंगल 37 और मैं तो कह रहा हूँ स्क्वायर है जिसकी साइड 5 मीटर है, बोलो क्लियर? इसको ऐसे मान लेता हूँ ABCD, बोलो क्लियर? इस ABCD का एरिया वेक्टर लिखो, इस ABCD का एरिया वेक्टर लिखो। अब इस सवाल को समझते हैं। अगर मैंने AB क्रॉस ऐसे ले लिया, पहले सोचते हैं, सोच के देखो तो B का कोऑर्डिनेट कितना है, ये स्क्वायर कितना है 5, कितना है ध्यान से देखो तो, अगर ये स्क्वायर है तो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे है ये, ऐसे 5, तो तुम्हें नहीं आया, चल बोल, ये 5, ये एंगल 37, एक्स कोऑर्डिनेट कितना? सब लोग बोलो
5 cos 37 का मतलब कितना 4, तो x कोऑर्डिनेट 4, y z, सब लोग बोलेंगे, समझ आया कि नहीं आया? तो 4, 0, 3, कोई बुराई? ओ हो, तो ध्यान से देखो तो ए बी वेक्टर क्या हो गया? ए बी वेक्टर हो गया 4i कैप प्लस 3k कैप। गॉट माय पॉइंट? 4i कैप प्लस 3k कैप। अच्छा बोलो सी के कोऑर्डिनेट, सॉरी डी है ना ये, डी सॉरी, हाँ बोलो डी के कोऑर्डिनेट 0, 5, 0। एडी वेक्टर कितना हुआ? 5j का क्या हुआ? क्या एरिया वेक्टर लिखा जाएगा? 4i कैप प्लस 3k कैप क्रॉस 5j कैप, यस और नो? i क्रॉस j, तो आंसर आया 20k कैप। k क्रॉस j -15i, दिस इज एरिया वेक्टर। अब बताओ फिजिक्स थी मैथ्स थी, पर ऐसी मैथ्स आ चुकी है जेई में। उन्होंने क्या जोड़ा था वो मैं भी आपको बाद में बता दूंगा, पर इस तरीके की मैथ्स एरिया वेक्टर निकालने के लिए आनी। पर जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या एरिया एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, तो हमें एरिया वेक्टर के बारे में बेसिक ज्ञान होना। उदाहरण मेरे लाल, एरिया वेक्टर पर और पे करूं की बात समझ आ गई? अगर बेसिक चीजों का एरिया वेक्टर निकलवाया जाएगा क्या आप निकाल सकते हो? क्या रवानी है? हाँ ना बोलो यार। तो बेसिकली मेरे को बात समझ में आई कि बेसिकली इंडस्ट्री 2 में हमें एनर्जी का खेल पढ़ना है, और एनर्जी को बोला जाता है फ्लक्स। क्या बोला जाता है? फ्लक्स के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और अरे नहीं आया। और इस एनर्जी के मापदंड को देने के लिए एक नाम दिया गया जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो बेसिकली इस चैप्टर की वैसे शुरुआत में 3 चीजें होनी चाहिए, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्ञान। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्ञान आप लोग बेसिक ले चुके हो, इसलिए अब हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं फाई से। किससे? फाई से। और इस फाई को लिखा जाता है बेसिकली, ध्यान से समझें, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। या आप थोड़ा सा बेसिक से और उठ सकते हो, डी फाई, छोटा सा फ्लक्स फ्रॉम अ सरफेस इज बेसिकली E डॉट dA। E इज व्हाट? dA इज व्हाट? एरिया। अरे नहीं आया? E डॉट प्रोडक्ट है ये। क्या है? क्या है ये? तो फ्लक्स को डिफाइन करा गया इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। जब आपको EMI में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे E की जगह क्या होगा? B। और कोई अंतर आने वाला? और उस मैग्नेटिक फील्ड यूनिट होगी टेस्ला। अरे यार हाँ ना बोल। तो टेस्ला अपन पढ़ेंगे तब उस समय करेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये वो ठीक छोड़ो। तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। इंटीग्रेशन E डॉट dA, इंटीग्रेशन का मतलब छोटा सा एरिया लो, फिर क्या उसको पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर लो? उसको पूरी सरफेस के लिए। ये बेसिकली फ्लक्स का मतलब है। बेसिकली फ्लक्स गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया, अबाउट द एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। और ये आपको एक और बात का आइडिया देता है जिससे फील आएगी बाद में कि नंबर ऑफ लाइंस, जैसे ऐसे समझो फील की बात है। पहली बात, क्या वास्तविकता में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक लाइन है? नहीं है, नहीं। हमने उसे अज्यूम, उसको कुछ रूप देने के लिए ताकि हम उसे समझ, तो हम उसी बात को समझेंगे। मैं बोलूं कि इस दरवाजे से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, मैं बोलूं कि इससे 100 लाइन गुजरी और एक बार बोलूं 1000 लाइन गुजरी, तेरे को क्या फील आएगी? किसमें एनर्जी ज्यादा गुजरी? आई ना फील? तो बेसिकली यू कैन ऑल्सो से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, अबाउट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। तू ऐसा बोल सकता है कि अगर किसी जगह से फ्लक्स 10 निकला और किसी जगह से फ्लक्स 20 निकला तो 20 वाली जगह से डबल लाइन निकली होंगी। ये फील वाली बात है। और हम जानते हैं कि हर एक लाइन कोई ना कोई एनर्जी कैरी, ये फील है, दिखता कुछ नहीं है, दिखता
ये फील वाली बात है। तो यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया, और वी कैन से इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। किसकी लाइंस? कैसी बात समझ आई? ये होता है केले और जो मैं लिखा रहा हूँ, फिर तेरे को सवाल कर रहा हूँ, तेरे को फील आना चालू होगी धीरे धीरे। हो गया क्या? अब लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द एनर्जी क्रॉसिंग एन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस एन आइडिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स अस एन आइडिया, gives us an idea about the energy crossing an area, or we can say it gives us idea about the number of lines crossing an area, about the number of lines crossing an area. Okay, तो फ्लक्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम, क्योंकि फ्लक्स हमें एनर्जी का आइडिया देता है। वो एनर्जी क्या करती है वो बात की बात है। अरे पहले उस आइडिया को निकालना तो सीखें। बोलिए yes or no? तो आज के लेक्चर का हमारा लक्ष्य है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्ञान होना, क्या हमें वो ज्ञान है? क्या उसके लिए एरिया का ज्ञान होना चाहिए? क्या वो ज्ञान हमको है? तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बेसिक इलस्ट्रेशन। आइए मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि एक ऐसे डिस्क जिसका रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, एंगल बना रही है 37 E0। बताओ इससे फ्लक्स कितना निकल रहा है? सिंपल सवाल है, कोई टफ नहीं है। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आपका लक्ष्य है फ्लक्स निकालना। चलिए चालू जाइए। सब लोग करेंगे, बोलिए। सब लोग करेंगे, बोलिए। अरे बोलिए। हाँ भाई, चलो सिंपल से। क्या फ्लक्स होता है? इंटीग्रेशन E डॉट डी। अच्छा इस जगह में बताओ, इंटीग्रेशन लिखा मैंने, बात समझ आई। मुझे ये बताओ, इस जगह हर एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि अलग है? सेम है कि अलग है? तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी या डायरेक्ट E डॉट ए लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एरिया पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। शायद हमें इंटीग्रेशन की जरूरत तो तब पड़ेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे नहीं आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात। पर इस वाले सवाल में तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो क्या हमें फॉर्मूला लिख देना चाहिए E डॉट ए? पर ऐसा तब लिखेंगे when E is constant, when E is equals to constant everywhere in area। क्या इस वाले सवाल में ऐसा ही है? अब बात करते हैं E डॉट ए। चलिए बताइए, E का मैग्नीट्यूड E0, एरिया कितना? एरिया कितना? एरिया कितना? अच्छा एंगल कितना? 37। E डॉट ए, बोलो। इस जिसका एरिया इधर के ऊपर, तो एरिया और E के बीच का एंगल 53 की 37। एंगल सरफेस से लेते हैं कि एरिया वेक्टर से? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे नहीं आया? तो
बोल cos 37 की cos 53 के डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b इक्वल टू mod of a mod of b cos थीटा। ये मत बोलना तुझे ये नहीं आता। अरे आता है कि नहीं आता? भारत माता की 3 डॉट पाई r स्क्वायर cos 53 की cos 37 53 की 37 cos 53 की वैल्यू कितना? So correct answer is 3/5 e naught pi r square। सिंपल इलस्ट्रेशन, कोई टफ चीज नहीं, बिल्कुल। एक और देख, आइए मेहरबान कदरदान सन्नाटों के समान। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? दूध? वंस मोर। हाँ, सुबह को कोई नहीं चढ़ेगा। इधर से कहीं से आवाज आई मैं तो चढ़ूंगी। लेट्स कम टू पॉइंट। एग्जांपल, बिल्कुल ऐसे सवाल, बिल्कुल सिंपल, गलत मत करना। कसम उड़ान चलने की, मान लीजिए डिस्क है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, ये मिलिट्री फील्ड है, 45 डिग्री बना रही है। बोल फ्लक्स। बोल भाई बोल। फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, अरे बोलो फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, अरे सब लोग बोलो। जीरो कहां से हो गया? जीरो है कि नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 45? जीरो है कि नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस 45? जीरो क्यों है? जीरो क्यों है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो 90 डिग्री एंगल है कि 45 डिग्री? क्या एरिया वेक्टर बाहर है? तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है? अगर आप ध्यान दो, डिस्क ऐसे रखी हो, लाइन से निकल रही है, तो कोई भी उसे क्रॉस कर। अरे भाई साहब हाँ ना बोल, तो बोल फ्लक्स कितना? फ्लक्स कितना? बेवकूफ बनाया है। ई और ए में कितना एंगल? कितना? 90। क्यों? कैसा एरिया वेक्टर बाहर है? अगर एरिया वेक्टर बाहर है तो ई और ए में कितना एंगल? 90। तो फ्लक्स कितना? 0। फ्लक्स कितना? 0। आइए एक और जो भी पढ़ाया उसी में सवाल जेई में आया हुआ है। ऐसा सवाल जो मैंने अभी आपको एरिया वेक्टर वगैरह बताया था ना, वैसे जेई में आया हुआ है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन पर कूलम। मान लीजिए आपकी x एक्सिस, मान लीजिए आपकी y एक्सिस, मान लीजिए कि आपकी z एक्सिस, और मैं आपको कहता हूं कि एक अपना कुबज 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 एक स्क्वायर रखा हुआ है। देखिए कुबज कुबज कुबज, जैसा भी बताया था वैसे ही है ना। ये अपना स्क्वायर है ना, है ना। ये देखो, स्क्वायर की साइड कितनी दूर बोलो? 10 लेते हैं आपकी बात, 10 मीटर, और ये एंगल है 53 और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। बोलो क्लियर? फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ABCD ABCD उसमें से निकले पंडित जी। ट्राई करो ट्राई करो। सबसे पहले क्या एरिया वेक्टर निकालना आना, क्या वेक्टर निकालना भी सिखाया था? चलिए करिए। सबसे पहले एरिया वेक्टर लिखिए सब लोग। यार तुमसे नहीं हुआ एरिया वेक्टर? चलो सब लोग पहले इस कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ये कोऑर्डिनेट 10 cos 53 is 6 0,8। तो मेरे हिसाब से ये भी वेक्टर आया 6i कैप प्लस 8k कैप, बिल्कुल सही। और मेरे हिसाब से एडी वेक्टर आया 10j कैप। बोलो यस और नो? तो मेरे हिसाब से एरिया वेक्टर आया 6i कैप प्लस 8j कैप
8k कैप क्रॉस 10j कैप. So I cross j is k, 60k कैप माइनस 80 I कैप. बोलो यस और नो. अब असलियत में फ्लक्स क्या होता है? E डॉट ए. अरे है तो डॉट प्रोडक्टिव, तो E डॉट ए. E कितना? 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 10k कैप डॉट 60k कैप माइनस 80I कैप. डॉट लो तो I का I के साथ माइनस 160 प्लस 600 440. अरे भाई साहब 400. अच्छा कोई आपसे अगर फ्लक्स की यूनिट पूछ ले, क्या आप बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी है? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर. यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. बोल यस और नो. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ऐसा सब एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहा हूँ, डेटा सिर्फ अलग था, बाकी ऐसा सवाल जेई में आ चुका है. ऐसा ही अभी 3-4 साल पहले ही आया है ऐसा ही सवाल. डेटा कुछ अलग था, ठीक है, वो एक अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट सेम था. ऐसे कैसे सवाल कई सालों से करा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली 3 या 4 साल पहले रिपीट हो गया, बिल्कुल डिट्टो. अगर बेसिक अपने को एरिया वेक्टर पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो फ्लक्स निकालना बड़ी बात नहीं है. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया. अगर कोई भी प्लेन सरफेस होगी तो आपके लिए उसका एरिया वेक्टर निकालना बड़ी बात नहीं है. और एरिया वेक्टर निकालना आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर निकाल लिया. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो फ्लक्स निकालना बड़ी बात नहीं है. आया? और कराऊं ऐसा कि थोड़ा डिफरेंट? अरे पक्की बात, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं. आइए मिलजुल के देखते हैं कैसे. क्लोज सरफेस के साथ करते हैं. ये रख कर दो, निकाल लिया. चलो इधर बनाता हूं. देखो क्लोज सरफेस के साथ कैसे. आइए मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक क्यूब है. क्या है? एक क्यूब है. ऐसे कुबज 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 कुबज. ठीक, क्यूब है जिसकी साइड है ए. ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस. ठीक, बोला गया इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E बराबर E नॉट आई कैप. E नॉट आई कैप न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल है? बेकार रिस्पॉन्स. कांस्टेंट है, वेरिएबल है? सोच लो. क्या कांस्टेंट है? सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ए. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बताइए नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब. नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब. नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब. क्यूब की कितनी सरफेस है? 6. सबसे अलग अलग सोचो. अगर नेट फ्लक्स निकालना है तो 6 सरफेस से अलग अलग सोचो. और क्यूब कैसी चीज है? क्लोज की ओपन. क्या इसके लिए एक बात सोचने के लिए बोली गई थी? इसका कौन सा नॉर्मल होता है? अब ट्राई कर. चलो ऑप्शंस देता हूं, कोई बोलेगा नहीं. मुंडी सवाल है, ऑप्शन देता हूं. मन में मन में मन में सवाल सबको समझ आया? बोलना नहीं है, मन में रखना है आंसर. आपके सामने सवाल है. मुंडी सवाल है, कोई बोलेगा नहीं. मुंडी सवाल सब लोग जानते हैं. सब लोग अपना अपना आंसर सोच लीजिए, कोई बोलेगा नहीं पास वाले को.
कर लिया? सबने ट्राई कर लिया? आंसर देना कंपलसरी है। सबने अपना आंसर सोच दिया? अनीता बसंती बबलू, अनीता बसंती चंपा डॉली, बोलो क्लियर है? सबने सोच लिया कौन सा आंसर देना है? मुंडी नीचे कर लो फटाक से। मुंडी ऊपर होते 20 रुपए ले लिए जाएंगे। मुंडी नीचे कर लो। चलो भाई साहब इधर ही है आपके पास वाले, मुंडी नीचे कर। हाँ अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, शाबाश, हाथ ऊपर कर लो, जोरदार तालियां बजा लो। सभी ऑप्शंस का आपने सम्मान। पर खुशी की बात है काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। क्या आंसर है? क्या है? क्या? ध्यान, ये आपका क्यूब है, ये आपका ध्यान समझ। तो 4 से तो वैसे ही 0 है। 4 सरफेस से तो अगर ऐसे आपका क्यूब है तो सोच ऐसे लाइन चाहिए। इस वाली सरफेस का एरिया उधर और ट्रिपल ऐसे ई और ए में एंगल, तो फ्लक्स कितना? 0। उस वाली सरफेस का ए इधर और इधर, फ्लक्स 0। इस वाली सरफेस का एरिया नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बोलो क्लियर? ऊपर वाली सरफेस का एरिया ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ ना बोले यार, तो ये वाली बात। बचा कौन सा? 2। बचा कौन सा? कौन कौन से 2? ये वाला और ये वाला। बाकी सब तो चारों 0 हो गए। अब इसको देख लेते हैं। इस वाली सरफेस का एरिया किधर? इधर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ई नॉट, एंगल 180 डिग्री। बोलो यहां से फ्लक्स माइनस ई नॉट ए स्क्वायर कि प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, माइनस ई नॉट इधर की तरफ। क्या एरिया वेक्टर भी इधर है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है? व्हाट इज फ्लक्स? ई नॉट ई नॉट। तो इसमें फ्लक्स पॉजिटिव और इसमें फ्लक्स नेट। जिन्होंने ये दिया है क्या उन्होंने शायद दोनों जोड़ दिया है? दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे? जुड़ेंगे कि घटेंगे? आंसर क्या आएगा? 0। इसको एक लॉजिकल तरीके से भी सोच सकते हैं। फ्लक्स क्या था? काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। मान लो इस सरफेस से इस क्यूब में 100 लाइन घुसी, निकली कितनी? सोच के बोल कि अगर इस क्यूब में 100 लाइन घुसी तो निकली कितनी? कितनी निकली? कितनी निकली? आवाज नहीं, कितनी निकली? तो जितनी घुसी उतनी निकली तो नेट? तो नेट? अरे हाँ ना बोले यार, जितनी लाइन अंदर घुसे अगर उतनी ही निकल जाए तो नेट फ्लक्स? अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार। इसलिए फ्लक्स 0 है, इसलिए फ्लक्स। और ये तो वही बच्चा सवाल कर सकता है जिसने क्लैरिटी से समझाओ कि क्लोज सरफेस के लिए क्या आउटवर्ड नॉर्मल ही एरिया वेक्टर लिया जाता है? दीज आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, दीज आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। और सवाल करते हैं, थोड़ा और अच्छा करते हैं इसी में। देख एक मिनट, समझ आया? तो सबकी आवाज नहीं आई? अरे आया कि नहीं आया? तेज तो नहीं हो रहा है? एकदम पक्का? गुड। देखिए इधर देखिए। अरे वो उछल मारा, ऐसे वो उछल मारा। तू मेरे पे हंस रहा है? कोई बात नहीं, 100 रुपए दे दे, खत्म कर। क्या कर रहा है? साला आजकल मेरी बीवी भी बहुत मुस्कुरा रही है मुझे देख। तुम क्यों खुश हो? साले बीवी मेरी मुस्कुरा मेरे को देख के रही है। सर आपकी खुशी में तो हम खुश हैं। क्या कहते हो यार? शाबाश। बीवी ज्यादा मुस्कुराए तो ये अच्छा साइन नहीं, खर्चा होने वाला है। देख, मान लो मैं आपसे बोलूं कि ऐसे आपका क्यूब है, ठीक? ये ठीक
ये मान लो कि ये यहां से L दूरी पर है, कितनी दूरी पर, और क्यूब की साइड है A। ठीक, अब अगर मैं तुझे बोलूं कि इलेक्ट्रिक क्यूब कैसे रखा हुआ, सबको समझ आया है ना। मान ले मैं तुझे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0x I कैप। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल है, किसके साथ वेरिएबल, बोलो क्लियर है। अब फ्लक्स बताओ इस क्यूब से। तुम सोचो, मैंने तो सवाल दे दिया। सवाल सबको समझ आया? बच्चों कईयों को ऐसा लगता है इंटीग्रेशन यूज पड़ेगी, पर वास्तविकता में पहले तक किन से 4 सरफेस से 0 है। क्या पहले जो 4 समझाई थी वो अभी भी 0 है? क्योंकि उनमें भी अभी एंगल 90 डिग्री, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और क्या इनसे पक्का 0 बच्ची, ये वाली और, पर अगर तू बहुत ध्यान से देख तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, इस पूरी सरफेस के लिए x सेम है, इस पूरी सरफेस के लिए, तो इस पूरी सरफेस पे E सेम है। इस पूरी सरफेस के लिए क्या सेम है, x, और x सेम है तो क्या सेम है, अच्छा इस जगह x कितना है, L, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0 L। इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अरे नहीं आया, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ओ हो, पर एरिया वेक्टर तो अभी भी इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर ही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, इस पूरी सरफेस के लिए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। हाँ ऐसे जाओगे तो चेंज हो रही है, पर ऐसे चेंज, क्योंकि एक्स चेंज, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, हाँ, यानी कि इसे लिखा गया E0 L। क्या लिखा गया, अब सुन, इस सरफेस के लिए, अच्छा चलो, अगर ये आ गया, एरिया कितना, A², कुल फ्लक्स कितना, माइनस E0 L A², यस और नो, 5 इस सरफेस पे आ जाओ, इस सरफेस के लिए x कितना, सब लोग बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E0, अरे नहीं आया, E0, क्या एरिया भी इधर ही है, तो एरिया का A² है, तो कैसे फ्लक्स 2 जो लिखा गया वो लिखा गया E0 L प्लस A इंटू A²। क्या नेट फ्लक्स कर लें, नेट फ्लक्स करेंगे तो लिखेंगे E0 L प्लस A इंटू A² माइनस E0 L A²। ध्यान से देख तो आंसर आया E0 A³, आंसर आया, तुम्हारे प्राण प्रखेरु, चमका की, अरे चमका की नहीं चमका, अरे सोच लो, so flux through this surface is E0 A³, flux through this surface is E0 A³। क्यों, अच्छा यूनिट से कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे E0 x की यूनिट न्यूटन पर कूलम है, E0 की यूनिट न्यूटन पर कूलम नहीं है, E0 तो कोई कांस्टेंट है, तेरा कंफ्यूजन समझ गया मैं, किधर E0, यहाँ पे E0 x की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, तो E0 की यूनिट तो कुछ और होगी, E0 तो एक कांस्टेंट है कोई भी यार, टफ हो गया ज्यादा, नहीं हुआ टफ, तो एक और ऐसे देख, आइए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, देख, मान लो x, ये y और ये z, गॉट माय पॉइंट। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका क्यूब ऐसे है, ये बोलो क्लियर, ठीक, क्यूब की साइड ये है, ओरिजिन पे बिल्कुल रखा हुआ है शानदार तरीके से,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है AX I कैप प्लस BY J कैप। AX I कैप प्लस BY J कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में वेरिएबल है कि दोनों में? अब ट्राई लॉजिक ढूंढेगा तो इसी तरीके से सवाल हो जाएगा। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। जीरो नहीं। अच्छा, इसको अलग अलग तोड़ के करो, एक्स वाले को अलग। और पहले एक बात समझो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स वाले में मानूं ऐसे, तो कितनी सरफेस से जीरो? चार से पक्का जीरो। चार तो जीरो हो गई। चार तो कौन कौन सी? ये क्या दोनों बची? अच्छा, इस वाले सवाल में ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो ये वाली सरफेस ओरिजिन पे ही है, तो एक्स कितना? तो इससे फ्लक्स कैसे? ये वाली बची। इस वाली में ई कितना? ए मैंने ए ले लिया। अच्छा, इस साइड भी ए ले ली, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये ए लिया तो ये ए डैश मान लेते, कोई बात नहीं, ठीक, कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए। बोलो, इससे फ्लक्स जीरो, उससे फ्लक्स ए डैश ए स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो। इस जगह पर एक्स कितना है? ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? ए डैश ए कितनी हुई? और एरिया भी इधर ही, तो फ्लक्स कितना हुआ? ए डैश ए क्यू। अरे नहीं आया, तो एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से टोटल फ्लक्स कितना आया? ए डैश। चलो अब ओरली बता बाय वाली से। सब लोग बोलेंगे क्या? जब वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो किन किन से जीरो? चलो तो किन किन से जीरो? चार कौन कौन? 1 2 3 4। क्या इन दोनों से बचा? और इससे जीरो बोल क्यों? क्या यहाँ पे वाई जीरो है? वाई जीरो है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या यहाँ पे वाई, इस वाली जगह के लिए वाई क्या ए है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई बी ए, कितनी हुई? इंटू ए स्क्वायर, कितना हुआ? बी ए क्यू। तो आंसर इज ए डैश ए क्यू प्लस बी ए। अभी टफ सवाल है इसमें, ये सब टफ सवाल कहलाता है, पर अगर समझ आ जाए तो कोई बड़ी बात। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? फ्लक्स निकालने में मैंने आपको 5-7 इलस्ट्रेशन करा दिए। एक घर के लिए दूं? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि वेरिएबल तो यहाँ पे भी है, पर वो थोड़ा और अच्छा है। ध्यान सुनना, ध्यान देखना। मान लो कि एक डिस्क, टफ सवाल है बहुत, अगर नहीं करा हुआ है तो। रेडियस आर, एक डिस्क है, इस डिस्क से डी दूरी पर, कितनी दूरी पर? डी दूरी पर या ए दूरी मान लो, ए दूरी पर एक चार्ज रख दो Q। क्या रख दो? Q। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इस चार्ज Q की वजह से जिस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? KQ बाई आर स्क्वायर। KQ बाई, इस चार्ज की इस डिस्क के हर पॉइंट अलग, तो इस डिस्क पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी अलग, तो क्या हर जगह का फ्लक्स अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा? तो क्या शायद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? ये वो सवाल है, और ये बहुत बढ़िया सवाल, और ये आपको घर से ट्राई है। बोलो क्लियर है? अरे पक्की बात। आज का लेक्चर तेज था, कितनी स्पीड रखी जा सकती है? सबके बात नहीं आई, क्या स्पीड रखी जा सकती है? कितने लोग मानते हैं कि आज का लेक्चर उनको 90% से ज्यादा समझ आया है? हाथ खड़ा कर दें। क्या ये स्पीड मेंटेन कर लोगे? गुड, शाबाश। फिर मिलते हैं।